सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक एनालिसिस का मार्जिनलिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। अब इन दोनों टॉपिक्स को आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर लेने वाले। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, डिटेल वे में देखा था। अब आज इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम लोग मार्जिनलिज्म के बारे में समझ लेते हैं कि मार्जिनलिज्म आखिर कहाँ किसे जाता है। तो अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊँ तो देखो, इसका मतलब होता है कि देखो कोई भी चीज़ है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारी एक दुकान है और दुकान के अंदर हम समोसा बनाते हैं। अब क्योंकि देखो हम समोसा बनाते हैं, मान लो हम हर रोज का 100 समोसे बनाते हैं, ठीक है, 100 समोसा बनाते हैं और 100 के 100 बिक जाते हैं। अब 100 समोसा बनाते हैं तो हमारे अंदर का लालच कभी कभी जागता है, मतलब हमारा मन करता है कि एक काम करता हूँ, एक और समोसा बनाता हूँ जिससे मुझे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जब मैं एक और एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ अपने प्रोडक्शन के अंदर, रिसोर्स एक्स्ट्रा डालता हूँ, पैसे एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, और उसके बाद जब पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे भी उस एक एक्स्ट्रा की वजह से, तो उसी को मार्जिनलिज्म बोलते हैं। जब हम किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देते हैं जिसके वजह से कोई इफेक्ट पड़ जाता है, तो उसे मार्जिनलिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब इसी को पॉइंट्स में डिटेल वे में समझाया गया है। तो देखो क्या लिखा है पहले पॉइंट के अंदर। Marginalism is at the base of economic decision making. Economic choices usually involve some adjustment or change from the existing situation. Therefore, decisions regarding use of resources have to be made at the margin. This is referred to as marginalism. अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर हमेशा इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते हैं, मतलब हमेशा डिसीजन लेने रहते हैं। जैसे मान लो कि आपने 2 साल पहले एक दुकान खोली समोसे की, ठीक है। अब 2 साल पहले दुकान खोली है समोसे की, तो उस टाइम पे आपने नई नई दुकान खोली थी तो कोई कस्टमर उतना आते नहीं थे, इसलिए आप उस समय रोज के 10 समोसे बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब 2 साल बीत गए हैं तो क्या आपको अभी भी आप 10 ही समोसे बनाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब तो पुरानी दुकान हो गई है ना, अब तो नए नए कस्टमर आते रहेंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तब आप ज़्यादा समोसे बनाओगे। तो क्योंकि अब आप ज़्यादा समोसे बनाओगे, पहले 10 समोसे बना देते तो उतना ही आटा और आलू लगता था, कम आटा आलू लगता था। लेकिन अब ज़्यादा समोसे बनाओगे, अब 20 बनाओगे तो आपको ज़्यादा रिसोर्स लगेंगे, ज़्यादा आटा लगेगा, ज़्यादा आलू लगेगा। तो जब आप ऐसे चेंजेस करते हो कि पुराने रिसोर्सेज जो थे उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा और रिसोर्सेज यूज़ करते हो, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम मार्जिनलिज्म बोलते हैं। कि पुरानी सिचुएशन से हमने थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसको और थोड़ा बढ़ा दिया, और उसी को हम मार्जिनलिज्म बोलेंगे। ओके, सो मे बी यहाँ पे आपको समझ आया होगा। नहीं समझा तो अभी सेकंड पॉइंट में और डिटेल में आपको समझाया गया है। देखो पॉइंट लिखा हुआ है, मार्जिनल मीन्स एडिशनल और एक्स्ट्रा। इकोनॉमिक एनालिसिस इज मार्जिनल एनालिसिस एज देयर इज ऑलवेज नीड टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग सम चेंज। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, आप मतलब डिटेल वे में यहाँ पे और समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो मार्जिनल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा कुछ डाल देना, मतलब एक और, जैसे आप 10 समोसा बना देते तो आप एक और समोसा बनाना चाहते हो ताकि आपको और थोड़े पैसे मिल सके। अब देखो मान लो 10 समोसा बनाते थे तो आप 10 समोसे से 100 रुपये कमा पाते थे। मान लो 10 समोसा बनाते थे, एक समोसा 10 रुपये में बेचते थे तो 100 रुपये आपको मिलते थे टोटल, ठीक है। लेकिन अगर आप और एक समोसा बना लेते हो तो आपको और 10 रुपये मिल जाएंगे, और एक बना दोगे तो और 10 रुपये मिल जाएंगे। तो मतलब इसे अंदर का लालच जागने लगता है। तो ऐसे जब हम एक और एक्स्ट्रा बढ़ा देते तो इसी को मार्जिनल बोलते हैं कि मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया अपने पुराने सिचुएशन से। पहले हम 10 ही बनाते थे लेकिन अब हम 11 समोसा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा आता है इसी को मार्जिनल बोला जाता है। अब देखो ये जो मार्जिनल एनालिसिस है ये की किस लिए जाती है, तो देखो जब भी हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि एक और एक्स्ट्रा बना रहे तो हमको पता रहना चाहिए कि ये जो हम एक्स्ट्रा बना रहे इसके अंदर हमारा कितना खर्चा लगा है। क्योंकि देखो फ्री में तो बना नहीं है एक 11वां समोसा, उसके लिए अलग से मतलब आटा लगाए, अलग से तेल लगाए, अलग से आलू लगाए, तो इतनी सारी चीज़ें लगी अलग से, तो उसका अलग से खर्चा भी लगेगा ना। तो अलग से उसका कॉस्ट लगने वाला है 11वें समोसे का, तो मार्जिनल कॉस्ट भी हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा कि मतलब उसको बेचने के बाद, मतलब वो 11वें समोसे को टोटल हम जब बेचेंगे तो उस 11वें समोसे से हमको कितना ज़्यादा पैसा मिला, तो वो सारी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको समझ आए कि हमने जब एक्स्ट्रा मेहनत की है तो एक्स्ट्रा कितना पैसा हमें मिला है, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिकली अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम मार्जिनल ये जो चेंज आता है इसको हम डेल्टा का सिंबल दे देते हैं कि इतने का हमने चेंज किया, मतलब एक और समोसा हमने बनाया या फिर 2 समोसा बनाए, जितने का भी चेंज लाए हैं उसको हम डेल्टा के सिंबल से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिया गया है, मतलब बेसिकली बताया गया है कि देखो
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो आप पहले 10 समोसे ही बनाते थे, लेकिन क्योंकि अब आप चाहते हो कि एक और समोसा बना देता हो, यानी मार्जिनल थोड़ा सा आप चेंज लाना चाहते हो। मार्जिनल का मतलब क्या, एक और एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हो। तो उस एक और समोसा बनाने के लिए आपको अलग से आटा लगेगा, अलग से आलू लगेगा, अलग से तेल लगेगा। तो मतलब ओवरऑल देखें तो अलग से खर्चा लगने वाला है, अलग से पैसे लगेंगे। तो कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, मतलब जो टोटल कॉस्ट होती है, पहले हम लोग 10 समोसे के पैसे लगाते थे, अब 11 समोसे के पैसे लगाने होंगे। तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं और रिवेन्यू के अंदर चेंज आते हैं, यानी कि जब 11वें समोसे को बेचेंगे तो अलग से पैसे भी तो मिलेंगे ना 11वें समोसे के। तो इन दोनों के अंदर मेनली चेंजेस आते हैं, इन्हीं के हिसाब से हम और इन्हीं की मदद से ही हम लोग मतलब बेसिकली देखोगे तो कैलकुलेशन अच्छी तरीके से हो पाती है। अब देखो ये जो मतलब प्रोडक्ट है, इस मतलब ये सारी जो चीज़ें, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स रहते हैं जिनकी मदद से हमें डिनोट करना रहता है ये इन चीज़ों को। देखो अब जो भी कोई प्रोडक्ट रहेगा, जैसे अब समोसा है हमारा, तो 10 समोसा है तो उसको हम लोग क्यू बोलेंगे, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसको हम लोग क्यू बोल देंगे। क्यू मतलब क्वांटिटी, आप लोग याद रखने के लिए रख सकते हो, ओके। और जितना भी उसके ऊपर हमारा खर्चा लगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो 10 समोसा है तो 10 समोसे को बनाने के लिए हमारा मान लो 50 रुपया खर्चा लगा है, तो वो जो टोटल कॉस्ट है उसको हम लोग टीसी बोलेंगे, ठीक है। और वैसे ही जब उसको बेचेंगे 10 समोसे को, तो मान लो हमारा 100 रुपया पैसा मिला है हम लोग को, बेचने के बाद 100 रुपया मिला है, तो उसको हम लोग टोटल रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, टीआर बोलेंगे उसको, ओके। अब देखो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक और समोसा बना दे, एक्स्ट्रा कुछ कमाने के लिए हमारा मन करता है, तो जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालते हैं, चेंज लाते हैं, तो उसको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं। और मार्जिनल का सिंबल होता है डेल्टा, याद रखना। तो जब भी आगे डेल्टा लिखा रहेगा, यानी कि पुरानी सिचुएशन से हमने इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, यानी कि टोटल कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज आ चुका है, टोटल रिवेन्यू के अंदर चेंज आ गया है, और टोटल क्वांटिटी के अंदर भी चेंज आ गया। यानी पहले 10 समोसा बना देते थे तो अब 11 समोसा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो डेल्टा के आगे, टीसी के आगे भी डेल्टा लिखा है, क्यू के आगे भी डेल्टा लिखा है, और जो टीआर है उसके आगे भी डेल्टा लिखा है। और टीआर जो होता है मतलब जो टोटल रिवेन्यू होता है उसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि जितना हम क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रिवेन्यू भी बढ़ते जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि MC इक्वल टू डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। अब इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा जो टोटल कॉस्ट है, मतलब देखो मान लो जैसे हम लोग 10 समोसा पहले बनाते थे, लेकिन हमारा मन करता है कि हम 11वां समोसा भी बनाए, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस 11वें समोसे को बनाने के लिए हमको कितना ज़्यादा खर्चा लगा, मतलब एक और जो एक्स्ट्रा समोसा बनाए उस एक और के लिए अलग से उसके लिए कितना मैंने खर्चा किया है। मान लो कि जैसे टोटल पहले हमारा 10 समोसे के लिए 50 रुपये लगते थे, लेकिन अब लगा है 55 रुपये, तो उस एक्स्ट्रा के लिए कितना रुपया मैंने एक्स्ट्रा डाला है, तो मान लो 5 रुपये डाला है ना एक्स्ट्रा। तो वो जो मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब जो एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो मेरा कॉस्ट लगा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कि जब हमें ये कैलकुलेट करना रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा मार्जिनल मतलब जो चेंज आया हुआ, मतलब टोटल जो कॉस्ट है, यानी टोटल 55 रुपया हमारा खर्चा हुआ है टोटल जितना भी 11 समोसा बनाने के लिए, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जितनी भी हमारी क्वांटिटी है समोसे की, मतलब 11 समोसा है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारे 55 रुपये से, ठीक है, ताकि आप लोग पता कर सको कि एक समोसा जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था उसको कितना ज़्यादा पैसा खर्चा लगा उस समोसे को बनाने के लिए। आप लोग चाहते हो डिवाइड भी करके भी देख भी सकते हो मोबाइल के अंदर, आंसर आएगा 5, ठीक है, कि मतलब उस एक्स्ट्रा समोसा को बनाने के लिए मुझे 5 रुपये का कॉस्ट लगा है, मार्जिनल कॉस्ट लगा। उसके बाद वैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि उस जो एक एक्स्ट्रा जो समोसा मैंने बनाया है उसको बेचने के बाद मेरे को कितना ज़्यादा पैसे मिले हैं, मतलब कितना फ़ायदा हुआ है, कितना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस एक्स्ट्रा समोसे को बनाने के लिए, तो उसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, MR जिसको लिखा हुआ है। तो अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग जो टोटल रिवेन्यू है, मतलब जैसे कि हम मान लो कि 11 समोसा है तो उसको बेचने के बाद हमको 110 रुपये मिले, ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो हमारा क्वांटिटी है प्रोडक्ट की 11 समोसा है, तो 11 समोसा को हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारा जो टोटल 110 रुपये है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 10 रुपये, ठीक है, कि मतलब उस एक्स्ट्रा समोसा को बनाने के बाद बेचे तो उससे हम लोग को 10 रुपये कमा के मिला है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं। और देखोगे तो मार्जिनलिज्म के अंदर खाली इतनी ही चीज़ें नहीं रहती, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें रही है। यही तो मतलब आज तो हमने बस यही तक देखा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, लेकिन देखो अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है मार्जिनलिज्म के अंदर, जैसे कि इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट भी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड सेव भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपकी कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर आपने मान लो एक वर्कर एक्स्ट्रा कर दिया,
दिया, ठीक है। आपने सोचा कि एक और एक्स्ट्रा डाल देते वर्कर, पहले 10 लोग काम कर देते, तो आपने सोचा अब 11 लोग को एक और एक्स्ट्रा को ला देता हूँ, जिससे ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह का मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ लाते हैं तो उसे मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड सेव भी होता है। मे बी आपने मार्जिनल यूटिलिटी 12th में पढ़ा होगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, बट मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड सेव में भी आपने नहीं सुना होगा। तो देखो इसका मतलब होता है कि मतलब टोटल जितना भी हमारा खर्चा रहता है, एक्सपेंसेस रहते हैं, उसमें से हम कितना सेव करते हैं उसके बारे में रहता है। मतलब अगर हम हर बार थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो उससे कितना सारी चीज़ें, कितनी हमारा जो इनकम है वो बढ़ते जाता है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आने वाला नहीं है। एंड देखो अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है इंक्रीमेंटलिज्म, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे हम लोग मार्जिनल के अंदर क्या करते थे कि एक और एक्स्ट्रा बढ़ा देते थे बस, ठीक है। कि मतलब 10 समोसा बना रहे तो 11 समोसा बना देंगे, 11 बना रहे तो 12 बना देंगे, मतलब एक और एक्स्ट्रा बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंटलिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पता है कैसा होता है कि देखो अब जैसे मान लो अब कोई टाटा, मतलब जैसे टाटा कंपनी या फिर रिलायंस कंपनी है, तो हम लोग थोड़ी ऐसा करेंगे। अब रिलायंस कंपनी है तो बोलेगी एक और सिम कार्ड बना देता हूँ जियो का, जिससे और 10-5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 10-5 के पीछे ही नहीं रहते, हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक नया ब्रांच ही सीधा खोल देते। कौन टेंशन लेगा एक और बढ़ाने का, हम एक एक के पीछे नहीं रहता, हम सीधा एक नया ब्रांच ही खोल देते। तो जब ऐसा कोई चेंज आता है जो बहुत बड़े लेवल पे रहता है, जो एक एक के पीछे नहीं रहता, एक पूरा ग्रुप ही बना देता है एक नया, तो उससे हम वो सारे जो वैसा जब कोई चेंज आता है तो उसे हम इंक्रीमेंटलिज्म से रेफर करते हैं। और बेसिकली इसको अगर हमें कैलकुलेट करना रहता है, जैसे मार्जिनल के अंदर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे कि एक और एक्स्ट्रा बनाया तो उसके लिए कितना खर्चा लगा और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वैसे ही इसके अंदर भी कैलकुलेशन होती है कि जब हमने एक अपनी नई ब्रांच खोल दी है तो उसके अंदर हमारा कितना खर्चा लगा, मतलब टोटल खर्चा कितना लगा उस नई ब्रांच को बनाने के लिए, और उसके बाद उस नई ब्रांच से हमको कितना ज़्यादा पैसे कमा के आ रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इंक्रीमेंटलिज्म के अंदर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अंदर यही होता है, मतलब जो भी हमने नया डिसीजन लिया एक नया ब्रांच खोलने का, तो इससे किस किस चीज़ों में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो कैलकुलेशन होती है इंक्रीमेंटलिज्म के अंदर, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी दिया गया है और पेपर के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एग्जाम्पल्स लिखो, ताकि देखो राइट जो पेपर चेक करता है उसको लगेगा कि हाँ आदमी को जो मतलब कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो चुका है, ताकि अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे पा रहा है। एंड देखो मे बी आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको डाउट आता है, कोई चीज नहीं समझिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर छोटा कंसेप्ट रहेगा तो आपको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही समझा दूंगा। एंड देखो ये हमारा नया टाइम टेबल है जो हम लोग मंडे से मतलब इसको फॉलो करने वाले मंडे से, कि सुबह 10 बजे आपको एक लेक्चर मिलेगा और शाम को 6 बजे आपको दूसरा लेक्चर मिलने वाला है। तो ये मंडे से सैटरडे तक का शेड्यूल है और संडे को हमारा छुट्टी नहीं रहने वाला है, संडे को भी हमारा रहेगा काम, मतलब पढ़ेंगे हम लोग संडे को भी। तो संडे को 3 लेक्चर्स आने वाले, संडे को तीनों मतलब जो टॉपिक्स है हमारे सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर आएंगे संडे को, बिजनेस कम्युनिकेशन के भी और फाउंडेशन कोर्स के भी आएंगे। तो तीनों लेक्चर्स आने वाले, सुबह फाउंडेशन कोर्स के आएंगे और शाम को 6 बजे हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसका आएगा, और रात को 8 बजे जो है वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर आने वाला है। तो तीनों लेक्चर संडे को आएंगे और बाकी जो रोज का जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो 2-2 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा मतलब थोड़ा मेरे घर पे अभी मतलब शिफ्टिंग चल रही है, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं रूम, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डिंग करने का। इसलिए आप लोग देख भी रहोगे कि मैं बीच में 2-2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अभी वापस से एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, और कभी कभी तो 1-2 दिन रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मंडे से हम लोग फुल स्पीड में अपना रिकॉर्डिंग करने वाले, और मे बी क्योंकि देखो हफ्ते भर में हर एक सब्जेक्ट का 5-5 लेक्चर होने वाला है, 15 लेक्चर टोटल मुझे बनाने एक हफ्ते के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मे बी हमारा 1 महीने के अंदर नहीं तो 1.5 महीने के अंदर हमारा ये जो तीनों सब्जेक्ट है मे बी खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन कोर्स तो आराम से खत्म हो जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही थोड़ा टेंशन है तो वो आगे जा सकता है। तो सारे लेक्चर्स मैं आपको जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा। एंड देखो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सके, बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी और फाउंडेशन कोर्स की भी। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तो यहाँ पर तो प्लेलिस्ट आई गई होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी, तो यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ पर आ गए होगा, अगर लेट देख रहे होंगे 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।